नमस्कार दोस्तों। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो पिछली क्लास थी अ, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव देख लिया था, है ना। और आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार क्षेत्र देखने वाले हैं। आखिर इसका प्रसार कितने क्षेत्र पर था, कितनी बड़ी ये सभ्यता थी, विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में यह कितनी थी, भारत के कितने मतलब भारत से कितने स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से कितने मिले हैं, कितने देशों में थी, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ना। सबसे पहले खोजा गया कौन सा था, ये तो हमने देख ही लिया है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। लेटेस्ट कौन सा खोजा गया, स्वतंत्रता के बाद कौन सा खोजा गया। कुछ तथ्यात्मक आज का मामला ज़्यादा है, समझने वाला कम है, इसलिए काफ़ी अच्छे से इसको देखना, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें समझने से हो जाएंगी। मैं प्रयास ये करूँगा कि आज का जो तथ्यात्मक मामला है पूरा, उसको कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ ट्रिकें बनाई है, काफ़ी मशक्क़त की कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें कई सारे तथ्य ज़्यादा हैं, कई सारे स्थल हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं कि ये स्थल कहाँ थे, है ना। मतलब किस कौन से देश में हैं, देश में भी कौन से राज्य में हैं, है ना। कौन से राज्य में है तो कई जगह जिलों के नाम भी हमको पूछने को देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारे तथ्य कैसे याद करने हैं उसकी मैं आज ट्रिक लेके आया हूँ। तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपको मज़ा आने वाला है। ये ट्रिक लगभग मैंने ही बनाई है, लगभग क्या पूरी मैंने बनाई है। तो आपको इतिहास की किसी भी क्लास में आज तक वो ट्रिकें देखने को नहीं मिलेंगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप अच्छे से देखना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं फिर कहूँगा एक बात, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पहली क्लास को ज़रूर देखें, है ना। बीच में से देखोगे तो इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास का मतलब ही कालक्रमबद्धता है ना। कालक्रम के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही इतिहास समझ में हमारे आता है, वरना इतिहास हमारे समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें, हैंड रिटन नोट्स बनाएं। और ध्यान रखना, नोट्स जो आप बनाते हो ना उसमें आप लाइनिंग वाली आपका रजिस्टर नहीं होना चाहिए ना, एकदम प्लेन रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें ऊपर आप इतनी जगह छोड़ो, नीचे भी आप थोड़ी सी जगह छोड़ो, ताकि उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सको। आपको मान लो कभी टेस्ट सीरीज वगैरह से या पिछले क्वेश्चनों से ऐसा कोई फैक्ट मिल जाता है जो यहाँ से मान लो छूट रहा हो और आपको लगता है कि वो ऐड करना चाहिए, तो उसको आप ऐड कर सको, है ना। और लाइनिंग वाली जो होती है ना उसमें हम ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रत्येक लाइन में लिखते चले जाते हैं, तो उसमें बीच में जगह ही नहीं बचती, है ना। इसलिए आप एक तो प्लेन रजिस्टर बनाओ, और जो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ उस डायग्राम को वैसा का वैसा छापो जैसा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। वो इसलिए बनाता हूँ ताकि पूरे टॉपिक का फ्रेम आपके दिमाग में बैठा रहे, और उसको आप जैसे पढ़ो तो फिर से वो चीज़ें पूरी दिमाग में सेट हो जाए, है ना। डायग्राम नहीं बनाओगे तो एग्जाम के आते आते तक आप वो डायग्राम पूरा भूल चुके होंगे जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, है ना, क्योंकि रिवीजन तो होगा नहीं और आप उसको भूल जाओगे, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम भी बनाया करो। आप ऐसा ना सोचे कि हमारी कॉपी भर जाएगी। अरे कॉपी का एक पन्ना ही तो भरेगा, 100 रुपये की कॉपी आती है, 100 रुपये में काफ़ी मोटी आ जाएगी, और उसमें से भी आपका एक पन्ने का भी आधा सा भाग ही तो भर रहा है, तो वो कोई बहुत महंगा थोड़ी है, तो भर जाने दो, और फिर आपका काम की चीज़ है ना। इसलिए आप इसे चिंता ना करें और वो डायग्राम बनाएं, अवश्य बनाएं। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज थोड़ा सा मुंह में दिक्कतें हो रही हैं, मतलब आपको पता ही है मेरे गले में प्रॉब्लम है, जुकाम लगी हुई है और कुछ मुंह में छाले भी हो रखे हैं, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर क्या करें, क्लास लेनी है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, आप भी डालिए। हेडिंग ये रहेगी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रसार क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का प्रसार क्षेत्र। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसार क्षेत्र माना जाता है वो काफ़ी विशाल था, और तत्कालीन जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता मानी जाती है इसे। माना जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता थी, उस मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल से 20 गुना क्षेत्रफल अधिक था
हड़प्पा सभ्यता का। और हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, दोनों की सभ्यताओं को भी एक साथ मिला दिया जाए, दोनों के क्षेत्रफल को, तो उन दोनों के संयुक्त क्षेत्रफल का 12 गुना अधिक क्षेत्रफल इस सभ्यता का था, है ना। तो काफी व्यापक सभ्यता थी। और जो इसका जो माना जाता है प्रसार क्षेत्र, वो 3 देशों में माना जाता है। वर्तमान संदर्भ में हम देखें, अफगानिस्तान में भी माना जाता है कुछ, और पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है ना। तो इस प्रकार से इसका प्रसार क्षेत्र रहा था। मैं आपको बताना चाहूँ, यदि इसका उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, पश्चिम वाला बिंदु और पूर्वी बिंदु हम देखें, तो उस हिसाब से इसका जो प्रसार क्षेत्र आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, आज डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि प्रसार क्षेत्र ही है, एक ही टॉपिक है, तो वो सीधा ही होगा ना, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका जो उत्तरतम बिंदु था इसका, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जैसे ये जो है इसका उत्तरतम बिंदु हो जाएगा हमारे मांडा, एक स्थल था मांडा, है ना। कौन सा स्थल था? मांडा स्थल था, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये था चिनाब नदी के किनारे मांडा, चिनाब नदी, है ना, चिनाब नदी के किनारे था, ठीक है विद्यार्थियों। मांडा तो हो गया उत्तरतम स्थल, है ना। और मैं इसकी बात करूं, इसका दक्षिणतम जो स्थल था, इसके ठीक दक्षिणतम जो स्थल था वो मैं यहाँ पे इसको दर्शाना चाहूँगा, यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्थल मैंने दर्शा दिया, ये हमारा मांडा हो गया। ये यहाँ पे जो इसका दक्षिणतम स्थल था वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। वो स्थल था दायमाबाद, है ना, दायमाबाद स्थल था, ठीक है विद्यार्थियों। दायमाबाद स्थल था जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये है गोदावरी की सहायक नदी थी, प्रवरा नदी के किनारे पे है। कौन सी नदी के किनारे पे है? प्रवरा नदी के किनारे पे है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से इसका उत्तरतम स्थल और दक्षिणतम स्थल तो ये हो गए। उत्तरतम हो गया मांडा, दक्षिणतम हो गया दायमाबाद। इनके बीच की ये जो दूरी थी, सीधी दूरी की हम बात करें तो इस प्रकार की ये जो सीधी दूरी है विद्यार्थियों, तो ये जो सीधी दूरी हो जाएगी इसकी, ये लगभग हमारी जो सीधी दूरी थी, ये दूरी ये थी हमारी लगभग 1400 किलोमीटर, है ना, 1400 किलोमीटर मानी जाती है ये, ठीक है साथियों। कितनी मानी जाती है? 1400 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें पूर्व से पश्चिम तक इसके स्थलों की, तो इसका जो सबसे पूर्वी जो स्थल था प्यारे साथियों, वो स्थल था आलमगीरपुर यूपी वाला, है ना। वो था करीब यहाँ पे, मैं इसको बता सकता हूँ यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से था, है ना। ये कौन सा था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी वाला था ना, आलमगीरपुर यूपी वाला था, जो कि हिंडन नदी के किनारे पे था। हिंडन नदी, कौन सी नदी? हिंडन नदी, हिंडन नदी, है ना, हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है साथियों। और इसके अलावा यदि मैं इसका पश्चिमी बिंदु की बात करूं, बिल्कुल पश्चिमी बिंदु जो था वो कुछ यहाँ पे पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा, जो कि था सुत का गेंडोर। कौन सा था? सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर था, है ना, सुत का गेंडोर था, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ये, है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहाँ पे? मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बलूचिस्तान प्रांत, है ना, बलूचिस्तान, पाक, PAK, ठीक है, बलूचिस्तान पाक। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये था हिंडन नहीं, दास्क नदी के किनारे था। कौन सी नदी? दास्क नदी के किनारे, है ना। तो हिंडन नदी के किनारे वो था, ये था दास्क नदी के किनारे, है ना, ठीक है। तो ये दास्क नदी हो गई, ठीक है प्यारे साथियों, ये दास्क नदी के किनारे हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें
तो ये इसकी जो सीधी दूरी हो जाएगी प्यारे साथियों, जैसे ये मैं सीधी दूरी बना दूं यहाँ पे, ये जो सीधी दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच की, वो थी लगभग यहाँ पे 1600 किलोमीटर की। कितनी थी? 1600 किलोमीटर की थी, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई आती है वो 1400 किलोमीटर आती है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई आती है वो 1600 किलोमीटर आती है ना। इस प्रकार की ये सभ्यता बसी हुई थी, इतने प्रसार क्षेत्र में लगभग बसी हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम इसका अब आकार देखें कि इसका आकार किस प्रकार का आएगा, तो प्यारे साथियों इसका जो आकार आता है मोटा मोटी रूप में यदि हम देखना चाहें तो एक त्रिभुज जैसी संरचना हमको देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से देखो ये हो गया और ये यहाँ पे चला जाएगा, सीधा इस पर चला जाएगा, ठीक है। तो और ये ऐसे आ जाएगी, है ना, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। तो हमको कहीं ना कहीं एक जो है त्रिभुज सा नजर आता है, ऐसे देखें तो, और इधर से ऐसे देखें तो ये त्रिभुज सा नजर आता है ना। तो कई ये पूरा यदि यहाँ से होता तो ये ऐसा भी त्रिभुजा नजर आ जाता है ना। एग्जैक्ट त्रिभुज बनना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसे त्रिभुजाकार आकृति के नाम से भी कह सकते हैं ना, जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है। विद्वान इसको मानते भी हैं कि ये जो सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार आकृति में बसी हुई थी, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में बसी हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके उत्तरतम स्थल, दक्षिणतम स्थल, पूर्वतम स्थल और पश्चिमतम स्थल जान लिए। इसमें प्यारे साथियों मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक एक स्थल और याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि उसके पूर्वी कम से कम 2 स्थल आपसे पूछा जा सकते हैं, पश्चिमी 2 स्थल पूछे जा सकते हैं, 2 या 4 पूछे तो कम से कम 2 के हिसाब से हम बाकी के स्थल हैं उनका क्रम सेट कर सकते हैं। यदि शुरू के 2 याद है तो संभव रहेगा कि अन्य 2 है जो वो रिपीट नहीं होंगे ऑप्शन में, और हम आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। तो आलमगीरपुर के बाद में जो दूसरा पूर्वतम स्थल जो आता है विद्यार्थियों, वो मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूंगा। वो जो दूसरा स्थल आएगा वो आएगा हुलास। कौन सा आएगा? हुलास आएगा, ठीक है, हुलास आएगा। और इधर में दूसरा पूर्वीतम स्थल पूछे तो वो आ जाएगा सूतकागेंडोर आ जाएगा, है ना। सॉरी, सूतकागेंडोर तो ये है, सूतका कोह आ जाएगा। कौन सा? सूतका कोह आ जाएगा, सूतका कोह आ जाएगा, ठीक है, सूतका कोह आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम उत्तरतम स्थलों की बात करें तो उत्तरतम स्थल तो मांडा हो गया, लेकिन दूसरा उत्तरतम स्थल की बात करें दूसरा जो उत्तरतम स्थल होगा विद्यार्थियों वो होगा रहमान डेरी, है ना। कौन सा होगा? रहमान डेरी होगा, जो कि यहाँ पे पड़ता है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? रहमान डेरी, ठीक है साथियों, कौन सा हो जाएगा? रहमान डेरी। यदि तीसरा भी पूछ ले यहाँ पे तो आप दे सकते हैं रोपड़ दे सकते हैं, पंजाब वाला, है ना, रोपड़, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखें, इसमें रोपड़ आ जाएगा, तीसरा स्थल, है ना, तीसरा उत्तरतम स्थल। ऊपर से 3 तो ये हो गए, है ना। इसी प्रकार यदि हम दक्षिण से दक्षिणतम 3 स्थलों की बात करें तो दहमाबाद तो है ही है, इसके अलावा जो स्थल आ जाएगा वो एक हमारा आ जाएगा लगभग मालवन आ जाएगा। ये यहाँ पे हम दे सकते हैं, कौन सा? मालवन दे सकते हैं, मालवन, है ना, कौन सा? मालवन आ जाएगा। और एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा आ जाएगा भगतराव आ जाएगा, है ना, मालवन और भगतराव आ जाएगा, ठीक है साथियों, मालवन और भगतराव आ जाएगा। तो इस प्रकार से दक्षिणतम 3 स्थलों की पूछे कि दक्षिणतम 3 स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे दक्षिणतम दहमाबाद है, फिर उसके बाद मालवन आ जाएगा, फिर उसके बाद भगतराव आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे यदि उत्तरतम पूछे तो उत्तरतम में मांडा सबसे पहले आएगा, उसके बाद रहमान डेरी आ जाएगा और फिर रोपड़ आ जाएगा, ठीक है। और पूर्वी दे पूछे तो आलमगीरपुर और दूसरे नंबर पे हुलास आ जाएगा, ठीक है। और इधर का पूछे सबसे पूर्वी पूछे तो सूतकागेंडोर और फिर दूसरे नंबर पे सूतका को आ जाएगा,
ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इन स्थलों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का ट्रेंड है ना, वो कुछ इसी प्रकार का है कि वो मेन स्थल ना पूछ के और छोटे स्थलों पे वो आजकल सवाल बनाने लगी है। आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहां से सवाल कम बन के और ऐसे छोटे भगत राव है, मालवन है ना, हुलास है, रोपड़, रहमान डेरी, सुतका को है, इनसे सवाल वो करने लगी है ना, और काफी फैक्चुअल सवाल करने लगी है। तो आप इसका ध्यान रखें। जैसे ये 4 स्थल दे देंगे, इनका है जो क्रम पूछ लेंगे किसी प्रकार से, 3 स्थल दे दिए, 1 स्थल यहाँ पे दे दिया, और क्रम पूछ लेंगे कि इनमें से उत्तर से दक्षिण तक दक्षिण इनका क्रम जमाइए। तो आप यहाँ पे इन तीनों का आपको पता है, तो चौथा तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये उत्तरतम तो 3 है ही है, इनके बीच में वो चौथा जा ही नहीं सकता, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो सीधा इनके नीचे ही आएगा। इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 3 मिल जाएंगे। इसके अलावा आप और नक्शा देखना है ना, नक्शा आप देखोगे, आप स्पेक्ट्रम की पुस्तक लाके और उसमें नक्शे दे रखे हैं है ना, तो नक्शों में जाके आप स्थलों को देखोगे कौन सा स्थल पूर्वोत्तम है, तो आप उस प्रकार से लगा के और इसमें और भर देना आप, है ना। इसको ऐसे कैसे आपके रजिस्टर में बनाना, और जैसे आपको पूर्वोत्तम 3 स्थल मिल जाए तो तीसरा कौन सा होगा वो यहाँ पे भर देना, ऐसे इसमें तीसरा कौन सा होगा वो यहाँ पे भर देना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देखने का प्रयास करना, तो आपका जो सवाल है वो यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी पूछा जाएगा ना, वो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी हम थोड़ा सा किसके इधर उधर यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर हम चलेंगे इसके अगले बिंदु की ओर। ठीक है, आप इसको बढ़िया से उतारिए, ऐसे कैसे उतारिए, बड़ा ही सुंदर तरीके से इसको सजाइए विद्यार्थियों, क्योंकि अपना रजिस्टर और पेन ही हमारे हथियार हैं। हम जिस युद्ध मैदान में खड़े हैं उस युद्ध मैदान में हमारे रजिस्टर और पेन ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, और उन्हीं को हमको इतना आकर्षक बनाना है, इतना मतलब इतना सुंदर बनाना है कि उनको देखते देखते हमारी आंखें थके ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बनाएं हम, क्यों नहीं सजाएं हमारे रजिस्टर को, क्योंकि वो हमारे पूरे जीवन को है जो संवारने वाला है। तो क्या हम उसको नहीं संवार सकते जो हमारे जीवन को संवारेगा, जो हमारे घर वालों के जीवन को संवारेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप सजाइए, बिल्कुल ऐसा सजा दीजिए। ये मान के चलिए जो देखो आजकल तो खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी आ गई कि कोई भी जो प्रेमी रहता है वो प्रेमिका को, या प्रेमिका रहती है वो प्रेमी को व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेख का वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा लिखता है। लेकिन एक ज़माना होता था जब लोग अपने प्रेमी और प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को लेटर लिखती थी। जब वो लेटर लिखती थी ना या लिखता था ना, तब ऐसा सजाता था उस लेटर को, एक भी ओवर राइटिंग नहीं होती थी, एक भी ओवर राइटिंग। यदि ओवर राइटिंग हो गई तो पन्ना फाड़ के फेंक दिया, दूसरे पन्ने पे लिखो। पूरे है जो उस लेटर में ऊपर से लेके नीचे तक अपना बेस्ट से बेस्ट लेखन कार्य वो करते थे, इतना सजाते थे उसको कि थोड़ा बहुत भी है जो अपने अंदर कमी ना रह जाए। फिर उसमें शानदार बॉर्डर बनाते थे, विभिन्न प्रकार के कलर के पेनों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो आकर्षक लगे और सामने वाला देखते ही अपने पे फिदा हो जाए। तो इस प्रकार से वो लोग करते थे। आप भी ये मान के चलिए कि ये आपके प्रेमी को या आपके प्रेमिका को आप दिखाओगे, तो उसी प्रकार से सजा दो इसको। तो आप है जो क्यों नहीं सजाएं फिर हम इसको, क्योंकि जब ये हमारे पूरे जीवन को संवारेगा, हमारे परिवार के जीवन को संवारेगा, तो हम क्यों नहीं इसको सजाएं, है ना। और ये खुद हमको सजाएगा बाद में, तो फिर हम क्यों नहीं सजा सकते, इसको सजा सकते हैं ना। इसलिए आप बिल्कुल सजाइए, जितना आप आपका एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डाल के और ये नोट्स तैयार कीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि ये अमूल्य धरोहर होंगे ये नोट्स आपके। मैं जितना डिटेल में करवा रहा हूँ ना, उतना डिटेल में करवा रहा हूँ कि आपकी अच्छी से अच्छी परीक्षा पास हो जाएगी। तो क्यों ना फिर हम इन्हीं को है जो बनाएं। आप आज फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड में मान लो आप पास हो गए, तो आप जॉब करोगे, फिर पढ़ाने जाओगे तो यही नोट्स पढ़ के जाओ और फिर पढ़ा दो। कल को 2025-26 में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, नेट का एग्जाम होना है, नेट का एग्जाम पास करना है तो भी यही नोट्स पढ़ने हैं। नेट पास हो गए, प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो भी यही नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। 2030 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मान के चलिए, तो फिर हर जगह यही नोट्स काम में देंगे। तो क्यों ना हम इनको इतना बेस्ट बनाए कि आने वाले 5-7 साल तक या 8-10 साल तक तो खराब ही नहीं हो, और खराब नहीं हो उसके लिए हमें हमारा बेस्ट देना ही होगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स आप अच्छे क्वालिटी वाले रजिस्टर में ही बनाएं और अच्छे क्वालिटी वाला पेन ही इस्तेमाल करें। 2 रुपए वाले पेन से मत लिखना आप,
क्योंकि ये अमूल्य धरोहर होंगे, आने वाले 8-10 साल तक आपको ये काम देने वाले हैं, आपका जीवन संवार देंगे, है ना। चलो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन वो ज़रूरी भी है विद्यार्थियों। आप ऐसा ना सोचें कि वो समय खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो नोट्स तो बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बना रहे हैं कि बस लिख लिया हमने, किस्सा खत्म, जैसे 1-2 बार ही पढ़ना हो, और जैसे नौकरी ली उसको हटा देंगे, रद्दी में फेंक देंगे। अरे नौकरी लेने के बाद मान लो आगे आप पढ़ाई नहीं भी करोगे, तो नौकरी के लिए आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। नौकरी लग गई तो कहाँ से पढ़ाओगे, क्या पुस्तकों से पढ़ाओगे? आपको यही मैटर तैयार करना पड़ेगा। पुस्तकों से पढ़ाओगे तो आपको फिर लिखना पड़ेगा कि कितना पढ़ाना है, क्योंकि पूरी पुस्तक को तो आप छाप नहीं सकते वहां जाकर के भी, इसलिए आप वही पढ़ाओगे जो मोस्ट है, और जो मोस्ट है वही मैं लिखा रहा हूं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं सीधा यहाँ पे, देखिए प्यारे साथियों, इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे इसका जो क्षेत्रफल था मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा थोड़ा सा। इसका ये तो एक तो बात हम ये लिखते हैं कि यह सभ्यता यह सभ्यता आलोच्य समय की, आलोच्य का मतलब होता है तत्कालीन समय, है ना। आलोच्य समय की सबसे विस्तृत सभ्यता थी, सबसे विस्तृत सभ्यता थी, है ना। आलोच्य समय की सबसे विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है साथियों, एक तो बात हो गई है। अब हम बात करें कितनी विस्तृत थी, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि मिस्र का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की 20 गुना थी, है ना। मिस्र के क्षेत्रफल से यदि 20 से गुणा कर दें तब जाके बराबर आती थी कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता, है ना। इतनी बड़ी थी ये। इसी प्रकार यदि मिस्र के सभ्यता, मिस्र के क्षेत्रफल में, मिस्र सभ्यता के क्षेत्रफल में यदि हम प्लस कर दें मेसोपोटामिया के क्षेत्रफल को, तो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के बराबर में लाने के लिए इसको कम से कम 12 से गुणा करना पड़ता था। यानी कि मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए और तब भी ये 12 गुना बड़ी थी हड़प्पा सभ्यता, ना। तो ये यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आप लिख देना, मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इतनी बड़ी, ये इतने विस्तार में थी, है ना। तो मैं अब यहाँ पे लिखना चाहूँगा और जानकारी इसके बारे में कि इसका जो क्षेत्रफल था प्यारे विद्यार्थियों, इसके क्षेत्रफल में बड़ी कंट्रोवर्सी नज़र आती है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ, ऐसे अपन को लिखने में सुविधा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, है ना। इसका जो क्षेत्रफल था वो किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं पे 8 लाख मिलता है, कहीं पे 12,99,000 मिलता है, कहीं पे 13 लाख मिलता है, कहीं पे 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। तो क्षेत्रफल में आप ना फंसें, क्योंकि क्षेत्रफल का सवाल नहीं पूछा जाएगा। किस हिसाब से पूछेंगे कि एग्जैक्टली कोई पता ही नहीं है, बस इसमें एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है क्षेत्रफल का कि उत्तर से दक्षिणतम और पूर्व से पश्चिमतम जो क्षेत्रफल है, जो स्थल हैं, उनके आधार पे ये एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं लोग। लेकिन क्योंकि इसके स्थल लगातार खोजे गए हैं, जब से ये सभ्यता अस्तित्व में आई तब से लेकर आज तक इसके स्थल खोजे ही जा रहे हैं, तो कभी भी इसका जो क्षेत्रफल है वो स्थिर नहीं रहा कि इसका क्षेत्रफल जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर रहा हो, या 20 लाख वर्ग किलोमीटर रहा हो, या 13 लाख वर्ग किलोमीटर रहा हो, या 8 लाख वर्ग किलोमीटर रहा हो, है ना। इसलिए इसके क्षेत्रफल के जाल में आप ना फंसें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। लेकिन जो किताबें जो लिखती हैं, मैं आपको बता दूं, लगभग इसका जो क्षेत्रफल बताया जाता है वो करीब 12,99,000 बताया जाता है। आप 13 लाख भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं पे 8 लाख भी बताया जाता है। वर्तमान में मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो 20 लाख से भी ऊपर हो चुका है, क्योंकि लगातार इसके स्थल जो हैं खोजे जा रहे हैं, है ना। तो हम मतलब क्षेत्रफल वाला सवाल आएगा नहीं, है ना ही आज से पहले आया है, ना ही आएगा तो वो विवादित रहेगा, है ना। फिर भी मैं एक मोटा मोटा सा आपको लिख देता हूँ। क्षेत्रफल की बात हम लिखें तो आप क्षेत्रफल जो है लगभग 12,99,000, लगभग एक मोटा मोटा आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 12,99,000 या आपको 13 लाख
वर्ग किलोमीटर भी आपको जो है देखने को मिल सकता है पुस्तकों में। ठीक है, ठीक है। यदि हम वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें, वर्तमान का जो क्षेत्रफल है, वर्तमान जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर जा चुका है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि लगातार इसके जो स्थल हैं वो खोजे जा रहे हैं, या जो पुराने स्थल हैं वो उनमें भी है जो उत्खनन कार्य जारी है। जैसा कि आपको हाल ही में पता होगा कि जो हमारा क्या नाम से जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी, वहाँ से अभी 15 दिन पहले 20 जुलाई को एक सूचना आई थी हमारे पास कि राखी गढ़ी से एक महिला का कंकाल मिला है, और उस कंकाल को शोध करने के बाद यह पाया गया कि वो जो कंकाल है वो 5000 साल पुराना है, और उसका जो सिर था वो उत्तर दिशा की ओर था, है ना। उसके बाएं हाथ में और कुछ चूड़ियाँ मिली हैं जो कि शंख की बनी हुई थी, है ना। तो कहने का मतलब ये हालिया शोध है, अभी 15 दिन पहले हुआ है ना। आपको अपडेट होना चाहिए, और इस प्रकार के फैक्ट करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये जो फैक्ट मैंने अभी बताया है आपको, हालिया जो शोध हुआ है, उसको मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री नाम से जो है इसकी कम्युनिटी पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 3-4 स्लाइड नीचे आपको एक बड़ा सा लेख लिखा हुआ मिलेगा, और उसका मैंने चित्र भी बताया है ना, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने हमें चित्र भी भेजा था। देखो जो महिला का कंकाल मिला है ना, उसका चित्र भी हमारे पास आया है ना। तो आप उस चित्र को देख सकते हैं, और उसकी काफ़ी लंबी विशेषता है, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ना। और कुछ विशेषताएं अच्छी लगे तो आप है जो जब मैं इसको आगे पढ़ाऊँ तो उसमें आप नोट कर लेना, मैं भी महत्वपूर्ण जो रहेगा उसको मैं नोट करवा दूंगा, है ना। तो आप ऐसी जो अपना जो चैनल है उसमें चैनल पे क्लिक करोगे तो जो होम पेज आता है, होम, फिर वीडियोज, और फिर तीसरे नंबर पे कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है अपने चैनल में, है ना। तो वहाँ कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा था कि लगातार इसमें शोध कार्य चल रहा है, और वो शोध कार्य के चलते इसका जो क्षेत्रफल है वो कम ज्यादा होता रहा है ना। इसलिए हम इसका फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए ये सवाल आएगा नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात हो गई। कितने देशों में ये फैला हुआ है, तो मैं बताऊं ये जो है 3 देशों में, 3 देशों में विस्तृत है, 3 देशों में विस्तृत है। 3 देश कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? एक तो है हमारा अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। दूसरा हमारा आ जाएगा पाकिस्तान है, कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। और तीसरा तो आपको पता है ही है, हमारा भारत, प्यारा भारत, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 जो देश हैं इसमें इसका वर्तमान में जो प्रसार क्षेत्र है वो हमको मिलता है। अफगानिस्तान के सिर्फ 2 ही स्थल हैं जो कि सुरतगोई और मुंडीगाग के नाम से हम जानते हैं। जे के इनके बारे में क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 ही स्थल हैं, एक तो है हमारा सुरतगोई, सुरतगोई, और दूसरा है हमारा मुंडीगाग, है ना, दूसरा है हमारा मुंडीगाग। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इन दोनों स्थलों के बारे में दिलचस्प बात ये बताऊं कि सुरतगोई और मुंडीगाग जो स्थल थे वो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य भूमि जो थी उसका हिस्सा नहीं थे, है ना। सुरतगोई और मुंडीगाग हड़प्पा सभ्यता की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं थे, ये केवल हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश थे, है ना। व्यापारिक उपनिवेश का मतलब आप समझ रहे होंगे, कभी भारत जो है इंग्लैंड का व्यापारिक उपनिवेश रहा, फिर वो राजनीतिक उपनिवेश हो गया था, है ना। यानी कि अंग्रेज जो भारत में आए वो व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, उसी प्रकार हड़प्पा वासी व्यापार करने की दृष्टि से सुरतगोई और मुंडीगाग पर गए थे, और इन यहाँ का जो व्यापार होता था वो हड़प्पा सभ्यता के साथ अधिक होता था। हड़प्पा के ये उपनिवेश थे, जिस प्रकार भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा उसी प्रकार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं थे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नीचे लिखना चाहूँगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ कि ये दोनों स्थल, ये दोनों स्थल हड़प्पा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य भूमि का
हिस्सा नहीं थे, मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं थे। ये केवल व्यापारिक उपनिवेश थे। ये केवल व्यापारिक उपनिवेश थे। ये केवल व्यापारिक उपनिवेश थे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि सुरतगोई और मुंडिका क्या थे, तो ये केवल व्यापारिक उपनिवेश थे, मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी प्यारे साथियों वो हमने यहाँ पे जानी, और आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक चीज़ मैं और लिख दूँ, इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, है ना। आकार कैसा था इसका, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। आकार की हम बात करें तो हम इसको त्रिभुजाकार जो नाम है वो दे सकते हैं। त्रिभुजाकार आकार था ना। कैसे था, मैंने लगभग ये बना के बता दिया, त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका प्रसार क्षेत्र हो जाता है। अब हमने देखा था ये 3 देशों में फैला हुआ था, तो हमने अफगानिस्तान का तो जान लिया, ये 2 ही स्थल थे। इसके अलावा हम पाकिस्तान का जान लेते हैं, भारत का फिर जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से विद्यार्थियों तैयार कीजिए। तब तक मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, और हम देखेंगे पाकिस्तान वाला मामला कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आज जो मैटर मिला है आपको, गजब का मैटर मिला है, और आप इसको अच्छे से तैयार करना, अच्छे से आप जो है इसको लिखना, बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, ताकि इतना पढ़ना कि आपसे कोई स्वप्न में भी पूछे ना तो भी मैटर याद रहे। ठीक है, सॉरी। अब हम आते हैं पाकिस्तान में। देखिए इसका जो प्रसार क्षेत्र है, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, तो पाकिस्तान में यहाँ पे लिख देता हूँ, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों। और पाकिस्तान में जो इसका प्रसार क्षेत्र मिलता है विद्यार्थियों, वो मुख्य रूप से हमको जो है 3 जिलों में देखने को मिलता है। पाकिस्तान के, है ना, 3 जगह, 3 जिले का प्रांतों में देखने को मिलता है। 3 प्रांतों में, वो प्रांत कौन कौन से हैं, 3 प्रांतों में मैं बात करूं तो एक तो हमारा हो जाएगा पंजाब प्रांत, है ना, पंजाब प्रांत हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा सिंध प्रांत, है ना, सिंध प्रांत, पंजाब, सिंध। और एक जो हमारा प्रमुख रूप से जो है वो हो जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है विद्यार्थियों, बलूचिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा। इस प्रकार से इन 3 क्षेत्रों में पाकिस्तान के, और हमको हड़प्पा सभ्यता का प्रसार क्षेत्र प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब इन क्षेत्रों में कौन कौन से स्थल हैं जो इन क्षेत्रों में हमको पाए जाते हैं विद्यार्थियों, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। काफ़ी फैक्चुअल मामला है, अच्छे से रट्टा मारना। रट्टा मारने की मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा, यहाँ की बताऊंगा, यहाँ की बताऊंगा, यहाँ की भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगी। यदि आप ट्रिकों को थोड़ा सा समझेंगे और ट्रिक को याद रखेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पंजाब में जो हमको मिलते हैं स्थल, वो मिलते हैं, एक तो जो प्रमुख स्थल है वो मिलता है हड़प्पा, मिलता है हड़प्पा, मिलता है ना। इसके अलावा जो मिलता है हमको यहाँ से हड़प्पा मिलता है, और मिलता है हमारे यहाँ से कौन सा मिलता है, हड़प्पा है, रहमान डेरी है ना, रहमान डेरी है, रहमान डेरी, है ना, हड़प्पा है, रहमान डेरी है। और मिलता है हमको गनेरीवाल, गनेरीवाल मिलता है ना। और इसमें आ जाएगा हमारा डेरा इस्माइल खान आ जाएगा, डेरा इस्माइल खान आ जाएगा, डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान आ जाएगा। और एक आ जाएगा हमारा सराय खोला, सराय खोला आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो हड़प्पा, रहमान डेरी, गनेरीवाल, डेरा इस्माइल खान और सराय खोला,
ये आ जाएंगे आपके 5 स्थल। प्रमुख प्रमुख ये स्थल हैं जो कि पंजाब में हैं। और ये जो थे रावी नदी के किनारे था ये तो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे नदी भी रावी नदी, ध्यान रखना इधर, ठीक है। सिंध प्रांत में हम बात करें तो सिंध में जो है विद्यार्थियों, जैसे एक तो आ जाएगा मोहनजोदड़ो आ जाएगा, है ना, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपको मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आ जाएगा, चन्हुदड़ो आ जाएगा, चन्हुदड़ो आ जाएगा, है ना। जुदीर जोदड़ो आ जाएगा, जुदीर जोदड़ो आ जाएगा, जोदेड़ो आ जाएगा, है ना, जुदीर जोदड़ो आ जाएगा। लखीऊ जोदड़ो आ जाएगा, लखीऊ जोदड़ो आ जाएगा, है ना, लखीऊ जोदड़ो आ जाएगा। तो दड़ो 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 ऐसे याद रखोगे तो ये वैसे याद हो जाएगा। इसके अलावा आपके आ जाएगा कोट दीजी आ जाएगा, कोट दीजी आ जाएगा। और यहाँ पे अली मुराद आ जाएगा, अली मुराद आ जाएगा, है ना, अली मुराद आ जाएगा। आमरी आ जाएगा, आमरी, ठीक है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख स्थल थे विद्यार्थियों, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखो दड़ो 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 दड़ो, यहाँ तक तो दड़ो में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें देखो दे 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 आ रहा है ना, वही दे इसमें भी आ रहा है, कोट दीजिए में दे, मुराद में भी दे आ रहा है ना। इस प्रकार से दे 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 वाले आप याद रख सकते हैं। एक आमरी और याद रख लेना, बस ये हो जाएगा, है ना। बलूचिस्तान में हमारा आ जाएगा मेहरगढ़ आ जाएगा एक सबसे पहले तो, है ना, मेहरगढ़ आ जाएगा, मेहरगढ़, है ना। एक आ जाएगा राणा घुंडई आ जाएगा, राणा घुंडई आ जाएगा, राणा घुंडई आ जाएगा। इसके अलावा डाबर कोट आ जाएगा, डाबर कोट आ जाएगा। बालाकोट आ जाएगा, बालाकोट आ जाएगा, है ना। डाबर कोट, बालाकोट, डाबर कोट, बालाकोट। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा बलूचिस्तान से, हाँ, सुत का गेंडोर आ जाएगा, सुत का गेंडोर आ जाएगा, है ना, सुत का गेंडोर आ जाएगा। सुत का कोह आ जाएगा, सुत का कोह आ जाएगा, है ना। और दव सादात आ जाएगा, दव सादात, है ना, दव सादात आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, नेट जैसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिंध प्रांत में कौन कौन से जो स्थल हैं वो सिंध प्रांत से मिले हैं, है ना। तो वहाँ से 3 ये दे देगा, 1 ये दे देगा। बलूचिस्तान से पूछ लेते हैं बलूचिस्तान से कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो 3 ये दे देगा, 1 इनमें से कोई सा दे देगा। और पूछ लेगा कौन सा बलूचिस्तान से नहीं मिला, तो वो आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है विद्यार्थियों, तो आपको अच्छे से याद रखना, है ना। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा ताकि आप इनको 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 याद रख सको, है ना। जी लो, देखो सिंध का तो मैंने आपको बता ही दिया, दड़ो 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 आ रहा है, इसमें दे दे 2 बार आ रहा है, तो देखो दे सब में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो मोटा मोटा सा, है ना। दे वैसे इसमें भी आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बस एक हल्का सा हिंट चाहिए हमको, एग्जाम में वो हिंट मिल जाता है ना, तो आंसर निकल जाता है हमारा। और कोई जरूरी नहीं कि जो परीक्षक है वो इन दड़ो 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 के साथ में ये वाला ही डाले, 3 इनमें से डाले और चौथा ये डाले, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या पता हमारी किस्मत खराब और यही आए, तो हम दे के हिसाब से कंफ्यूज हो जाए, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रख लेना, है ना। बाकी इसमें जो आपको ट्रिक याद रखनी है मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मैंने इसका एक एक शब्द इस प्रकार से लिखे ही इस प्रकार से है कि आपकी ट्रिक सीधी सेट हो जाए। जैसे इसमें लिखा मैंने, जैसे मेरा डाबा सू, मेरा डाबा सू, है ना। और ढाबा पे क्या खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो दे से दाल लिख लो, मेरा ढाबा सू दाल खा। इस प्रकार से आप लिखोगे ना तो एक अच्छी लाइन भी बन जाएगी, मेरा ढाबा सू दाल खा। उसके हिसाब से आपको ये पूरे याद रह जाएंगे ना। तो मैं क्या लिख सकते हैं हम इसमें, में, इसमें से आ जाएगा रा, मेरा डा, है ना। डा की आप ढाबा लिख देना, ढाबा, मेरा ढाबा, है ना। सू 2 बार आ रहा है, सू सू, तो मेरा ढाबा सू
दो सादात के मतलब दाल खा, है ना। इस प्रकार से आप है जो इसको एक ट्रिक बना सकते हैं, मेरा ढाबा सू दाल खा, है ना। तो आपका ये जो है पूरा याद हो जाएगा ना। ये क्या है, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से और इन पूरे स्थलों को जो है याद रख सकते हो, ठीक है। मेरा ढाबा सू दाल खा, मे सु मेहरगढ़, रा से राणा घुंडई, डा से डाबरकोट, बा से बालाकोट, सू से ये दोनों आ जाएंगे सुतका गंड और सुतका को, और दा से दव सादात आ जाएगा, है ना। मेरा ढाबा सू दाल खा। तो आप ये याद रखते ही आपका ये पूरे याद हो जाएंगे, है ना। इसमें दड़ो 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 है, ये वैसे ही याद हो जाएंगे। इसमें याद रखने का क्या तजुर्बा है विद्यार्थियों, इसमें आप देख सकते हो, देखो मैंने इसमें भी थोड़ा क्रम से जमाने की कोशिश की है। हर गणेश नाम मिल जाएगा, जैसे है र गणेश, हर गणेश, है ना। हर गणेश से आप हर गणेश ऐसे ऋणे कुड्डे पढ़ लेना बस, है ना। तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है रे ग और डे से डे पढ़ देना, इसको डे को ऋणे पढ़ देना, ऋणे को डे पढ़ देना, है ना। और से हर गणेश, है ना। ये हमारी एक ट्रिक हो जाएगी, हर गणेश, हर गणेश, ठीक है। हर गणेश इस प्रकार से, ना। तो ये हमारी एक ट्रिक यहाँ पे भी काम कर जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे भी काम कर जाएगी। देखो हमें बस कैसे भी हो मैटर याद होना चाहिए, बस कैसे भी हो मैटर याद होना चाहिए। हमने ये शॉर्ट ट्रिक बना दी, आप सीधा याद कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है आप ट्रिक को याद रखें। लेकिन मेरा मानना ये है कि ट्रिक याद होगी तो आप कंफ्यूजन आपके अंदर पैदा नहीं होगा, और आज के बाद कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इसमें तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और पाकिस्तान के लगभग सारे स्थल जो थे महत्वपूर्ण स्थल, सारे तो हम कभी भी याद नहीं कर पा सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। लेकिन प्रमुख स्थल जो थे वो लगभग मैंने यहाँ पे लिख डाले, ठीक है। अब मैं देखो भारत के स्थलों में तो भारत के बहुत सारे हैं, लेकिन गुजरात अकेला जो है काफ़ी बड़ा प्रांत रहा है। गुजरात से हमको सर्वाधिक स्थल भारत में मिले हैं, ठीक है। तो गुजरात के भी मैं आपको यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा, गुजरात से हमको कौन कौन से स्थल मिले हैं और क्या क्या उनको कैसे हम याद रख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा गुजरात, है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, देखो गुजरात से जो हमको स्थल मिले हैं उनको भी हम दो पार्टों में बांटते हैं, है ना। एक तो बांटते हैं हम सॉरी कच्छ की खाड़ी वाले, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में तो कौन कौन से स्थल मिले हैं, और दूसरा जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे खंबात की खाड़ी से कौन कौन से मिले हैं हमको ना, खंबात की खाड़ी वाले, है ना। क्योंकि यहाँ से क्या है कि सवाल बनता है एग्जाम में, कई बार पूछ रहे थे कि निम्नलिखित में कौन से स्थल ऐसे हैं जो खंबात की खाड़ी से मिलते हैं, या कौन सा स्थल खंबात की खाड़ी से नहीं मिला, तो खंबात की खाड़ी वाला दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, है ना। इस प्रकार से नेट जैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो आप ध्यान रखें। आगे आरपीएससी भी बना सकती है, क्योंकि आरपीएससी भी कुछ सवाल ऐसे करती है कि नेट में आए हुए सवालों को उठा के और अपने पेपर में डाल देती है, कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखो खंबात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल हमको मिलते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, एक तो लिखना चाहूँगा धोलावीरा, है ना, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा लिख दिया, है ना। और एक मैं लिखना चाहूँगा जूनी कुरन, जूनी कुरन लिख दिया, है ना। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, और एक हम लिख सकते हैं देसलपुर, देसलपुर, ठीक है। तो ये जो चार स्थल हैं विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से ध्यान रखना, ये कच्छ की खाड़ी में पड़ते हैं, कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसी में आते हैं। इसको मैंने से एक शॉर्ट ट्रिक्स में क्या सेट किया कि देखो धोलावीरा को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रिक को। देखो धोलावीरा को हम धो को लिखेंगे डी अंग्रेजी में, ना, धोलावीरा डी से लिखा जाएगा, है ना। जूनी कुरन को लिखेंगे जे, तो हमारा बन गया डीजे। डीजे में क्या होता है, आवाज आती है ना, गाने बजाए जाते हैं, तो गाने में क्या आता है, सुर आता है ना। तो डीजे से सुर दे, है ना, डीजे से सुर दे, है ना, डीजे से सुर दे, ठीक है। सुर यहाँ पे है ही है, सुर, और दे से देसलपुर, है ना, तो डीजे से सुर दे, इस प्रकार से आप है जो याद रख सकते हैं ना, डीजे से सुर दे, ठीक है। तो ये एक आपकी ट्रिक यहाँ पे बन जाएगी, डीजे से सुर दे। तो आप ऐसे ये चारों स्थल जो हैं आपके जो हैं ध्यान रह जाएंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
डी जैसे सूर्यदेव, ठीक है। और खंबात की खाड़ी में फिर जो शेष जो स्थल हैं गुजरात के, वो सारे खंबात की खाड़ी में डाल दो आप, है ना। कर्च की खाड़ी में ये 4 हैं, बाकी के खंबात की खाड़ी में चले जाएंगे, चाहे वो लोथल हो, भगत राव हो, है ना, और मालवन वगैरह हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे हमारा एक हो जाएगा लोथल है ना, लोथल है, भगत राव है, मालवन है ना, मालवन है, प्रभास पट्टन प्रभास पत्तन है ना, प्रभास पत्तन है, रोजदी है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो रोजदी है, और यहाँ से कौन कौन से मिले हैं, लोथल, भगतराव, मालवन, प्रभास पट्टन, रोजदी, लगभग यही है ना। और आपको याद आए तो आप लिख लेना अपने स्तर पे, एक आधा स्थल और होंगे, क्योंकि गुजरात से खूब सारे स्थल मिले हैं। इतने स्थलों को, यानी कि आपको कच्छ की खाड़ी में पूछे तो ये 4 ध्यान रखने, बाकी के गुजरात के यहाँ पे हैं, है ना। रोजदी है ना, रोपड़ तो पंजाब में चला गया, प्रभास पाटन, रोजदी, मालवन, भगतराव, लोथल, और भी कुछ हो तो आप लिख देना वहाँ पे, ठीक है। तो ये गुजरात के विद्यार्थी प्रमुख स्थल जो थे वो हमने यहाँ पे जान लिए, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है यहाँ से ये जो गुजरात का स्थल था ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखें भारत से कितने स्थल मिले हैं, और जो है पाकिस्तान से कितने स्थल मिले हैं। इस प्रकार से हम, और इन पूरे स्थलों को हम 3 भागों में मूल रूप से बांटते हैं विद्यार्थियों। 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसे एक भाग तो रहता है हड़प्पा, जो विकसित हड़प्पा था, विकसित हड़प्पा का एक भाग, विकसित हड़प्पा से पहले का जो है, यानी कि आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा के स्थल, और एक है विकसित हड़प्पा के स्थल, और एक है उत्तर हड़प्पा के स्थल। इस प्रकार से हम 3 भागों में बांट के और उसको हम देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे विभाजन भी करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप खंबात की खाड़ी में एक मुझे याद आ रहा है, रंगपुर, और लिख लेना आप, रंगपुर भी है एक स्थल, है ना, रंगपुर भी है। और भी कोई आपको याद आए तो इसमें लिख लेना, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस ये जो हड़प्पा के जो पूरे स्थल है ना, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस प्रकार से नहीं करते, हम सीधा लिख देते हैं। जैसे एक तो आ जाएगा प्राक हड़प्पा, है ना, एक हो जाएगा विकसित हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, और एक हो जाएगा उत्तरवर्ती हड़प्पा, है ना। चलो हम इसको मिटाई देते हैं यार, मतलब ये खूब हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाई देते हैं, फिर अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम अच्छे से कर सकेंगे इसको, ठीक है। तो आप आइए, हम इसका विभाजन करते हैं इन संपूर्ण स्थलों का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो कंप्लीट स्थल है ना, जितने भी स्थल खोजे गए हैं, उन स्थलों को हम मोटे रूप से 3 भागों में बांटते हैं विद्यार्थियों, है ना। वही मैं विभाजन आपको बताना चाह रहा था। तो एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के, क्या लिखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्या सभी स्थल हैं, इसमें प्रमुख की जगह मैं सभी लिखना चाहूँगा। हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों को 3 भागों में बांटा जाता है, बांटा गया है, लिख देंगे, बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग है साथियों, वो 3 भाग इस प्रकार से आ जाएंगे। अब 3 भाग इस प्रकार से आ जाएंगे, देखिए, एक तो आ जाएगा प्राक हड़प्पा, प्राक व आरंभिक हड़प्पा, है ना, प्राक व आरंभिक हड़प्पा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं वो सारी शब्दावली इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा हूँ
जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सके। फिर भी मेरे शब्द बदल सकते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो शब्द हो सकता है आरपीएससी इस्तेमाल ना करे, लेकिन भाव नहीं बदलेंगे, भाव वही रहेगा, है ना। दूसरा रहेगा इसमें विकसित हड़प्पा, है ना, विकसित हड़प्पा। और जो तीसरा रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा उत्तरवर्ती हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा, है ना, उत्तरवर्ती हड़प्पा। इस प्रकार से 3 भागों में हम इसको बांट देते हैं। और इनकी अब हम बात करें तो हमें जो यहाँ से जितने स्थल प्राप्त हुए हैं, प्राक हड़प्पा के भारत में कितने स्थल मिले हैं विद्यार्थियों, भारत में जो स्थल मिले हैं उनकी संख्या लगभग 179 है ना, भारत में आरंभिक हड़प्पा के। जबकि पाक में कितनी है, पाकिस्तान में इतने स्थल प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा के कितने स्थल मिले हैं, तो वो मिले हैं 21 स्थल मिले हैं, है ना, 21 स्थल कुल मिले हैं इस काल के। जिसमें प्रमुख स्थलों की बात करें हम तो इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें हम एक तो डाल सकते हैं मेहरगढ़ को डाल सकते हैं, है ना, मेहरगढ़ काफ़ी पुराना स्थल है। इसके अलावा भिराना को हम डाल सकते हैं, भिराना, है ना, मेहरगढ़ है, भिराना है। इसमें कालीबंगा भी आएगा, कालीबंगा तो तीनों ही जगह पे आएगा, ध्यान रखना। कालीबंगा अपराक हड़प्पा में आरंभिक में भी है, विकसित में भी है, उत्तरवर्ती में भी है ना। इसके अलावा धोलावीरा भी इसमें आ जाएगा, धोलावीरा भी आ जाएगा। राखीगढ़ी इसमें आ जाएगा, राखीगढ़ी, है ना। इसमें बनवाली आ जाएगा प्यारे साथियों, बनवाली। ये जो स्थल हैं ये आरंभिक हड़प्पा के हैं, है ना, ठीक है। विकसित हड़प्पा की बात करें तो विकसित हड़प्पा के जो स्थल हैं वो भारत में जो मिले हैं अब तक विद्यार्थियों, करीब करीब हमें एक मोटा सा आंकड़ा जो मिलता है प्रमुख स्थलों का, वो भारत में मिलता है 570 का आंकड़ा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही पाक में जो आंकड़ा मिलता है, पाक का आंकड़ा मिलता है लगभग 200 और यहाँ पे मिलता है लगभग 297 के समथिंग मिलता है ना, 297 मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों, 297 मिलता है। और विकसित हड़प्पा के स्थल तो सारे हमें ऐसे याद नहीं करने हैं। कालीबंगा यहाँ भी आएगा, मैं केवल याददाश्त के लिए लिख देता हूँ कि कालीबंगा यहाँ भी आएगा, वरना अधिकांश स्थल जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कालीबंगा को लेकर कि ऐसा कौन सा स्थल है जो आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कालीबंगा हो जाएगा। इससे ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाता, यहाँ का सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा कि अधिकांश स्थल इसी के आते हैं। पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो कि उत्तरवर्ती हड़प्पा का नहीं है या आरंभिक हड़प्पा का नहीं है, तो फिर 3 इनमें से दे देंगे, 1 यहाँ से दे देंगे, है ना। तो इनके याद रखने हैं, इनके याद रखने हैं, ये याद नहीं रखने। इसमें से कालीबंगा याद रखना है कि दोनों जगह ही मिलता है ना। उत्तरवर्ती हड़प्पा का हम बात करें विद्यार्थियों तो उत्तरवर्ती हड़प्पा में जो है हमको करीब उत्तरवर्ती हड़प्पा में भारत से जो हमको मिलते हैं, भारत से, है ना, भारत से जो मिलते हैं वो करीब मिलते हैं हमको 980 के समथिंग मिलते हैं। और पाकिस्तान से जो मिलते हैं वो लगभग 121 स्थल जो है हमको उत्तरवर्ती हड़प्पा के मिलते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, उत्तरवर्ती हड़प्पा के मिलते हैं, ठीक है। और उत्तरवर्ती हड़प्पा में जो स्थल आते हैं वो हमारे लगभग जो आते हैं हमारे वो आ जाते हैं हमारे मैं बात करूं यहाँ पे रोजदी आ जाता है, रोजदी या रोजड़ी, है ना, आ जाता है। इसके अलावा हमारा आ जाता है भगवानपुरा आ जाता है ना, भगवानपुरा आ जाता है ना, रोजदी है। रंगपुर भी आ जाता है, रंगपुर, है ना, रंगपुर आ जाता है ना। और धधेरी आ जाता है, कौन सा है वो, पंजाब का धधेरी है, हाँ धधेरी आ जाता है ना, धधेरी आ जाता है, ठीक है। ये जो स्थल है ना, रोपड़ी, रोजड़ी है, रंगपुर है, भगवानपुरा है, धधेरी है। प्रभास पट्टन का भी नाम यहाँ पे लिया जा सकता है, प्रभास पट्टन, ठीक है, प्रभास पट्टन या प्रभास पाटन, है ना, उसका भी नाम इसी में लिया जा सकता है।
तो ये उत्तरवर्ती स्थल थे और इसको आप ध्यान रखें विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से फैक्चुअल है, कई बार सवाल बन जाता है ना। ये संख्या कहीं नहीं पूछेंगे आपसे, ये संख्या तो मैंने एज ए नॉलेज के रूप में आपको बता दी कि लगभग हम बात करें, इनको जोड़ेंगे ना तो करीब मुझे लगता है 2000 से ऊपर ये आंकड़ा जाएगा और 2000 से ऊपर स्थल यहाँ पे खोजे जा चुके हैं ना। तो इसलिए हम पूरे स्थलों को यहाँ पे लिख नहीं सकते, ना ही आज तक किसी एक किताब में आपको मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े से बड़ा पुरातत्वविद है उसको भी ये 2000 स्थल याद हो। हमें भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 स्थल हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, वही हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, इतना ही याद रख लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ विविध इस क्लास के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या विविध है, क्या हम इसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा जान सकते हैं। तो वो ये है विद्यार्थियों, विविध तथ्य। विविध मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विविध, क्योंकि आज की क्लास पूरी तथ्यात्मक रही है। तो विविध तथ्य में हम एक बात यहाँ पे लिखना चाहेंगे सबसे बड़े स्थल के रूप में। पहले तो हमारा जो है मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो वो सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, मोहनजोदड़ो। लेकिन अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो प्यारे विद्यार्थियों राखीगढ़ी माना जाता है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। राखीगढ़ी का अभी हाल ही में भी उत्खनन चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी 15 दिन पहले 20 जुलाई को ये न्यूज मिली कि वहाँ से एक महिला का कंकाल मिला है। और वो जो महिला का कंकाल है वो करीब 5000 साल पुराना है ना। तो आप YouTube की कम्युनिटी पे जाके आप देख सकते हैं, अपने चैनल की कम्युनिटी पे काफ़ी बड़ा लेख है और वहाँ पे चित्र भी है ना। तो यहाँ से जो हालिया शोध हुए हैं, हालिया जो उत्खनन हो रहा है राखीगढ़ी का, है ना, वहाँ से इसका क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है और दूर दूर से इसका जो है साक्ष्य मिले हैं। तो उस आधार पे अब सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी हो गया है और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो इसका जो हो गया है ना स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विविध तथ्य में कि हरियाणा के हिसार से हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी स्थल के हालिया उत्खनन के बाद देखो ये जो हालिया उत्खनन है ना, जब से ये राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल बना है, वो हालिया उत्खनन 20 जुलाई 2024 वाला नहीं है, ये तो थोड़ा और पुराना है ना। लेकिन 20 जुलाई 2024 को जो हालिया उत्खनन हुआ था उसमें तो केवल एक महिला का कंकाल मिला है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो राखीगढ़ी है उसका उत्खनन अभी चल रहा है। यूपी में और भी कई स्थल हैं, वहाँ भी चल रहा है, जैसे सनौली का उत्खनन चल रहा है ना। सनौली से भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ से महाभारत काल के साक्ष्यों की पुष्टि हो रही है। कुछ रथ मिले हैं जो ऐसा लगता है कि महाभारत में और उन रथों का इस्तेमाल किया गया था महाभारत के युद्ध में, है ना। वो सनौली वगैरह से मिल रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये शोध लगातार चल रहा है ना। और यहाँ से जो स्थल मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य जाते हैं हमारे पुरातत्व विभाग के पास, जिसकी स्थापना 1861 में और जो है कनिंघम ने की थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग उनको विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, कार्बन 14 पद्धति है, त्रिआयामी पद्धति है, उनके माध्यम से उनको जांचता है कि ये जो साक्ष्य हैं किस काल के हैं। उस आधार पर वो तय करते हैं कि ये कितना साल पुराना है ना। जैसे राखीगढ़ी से जो महिला का कंकाल मिला है उसको पुरातत्व विभाग ने 5000 साल पुराना माना है ना। तो ये ठप्पा कौन लगाता है कि ये 5000 साल पुराना है? पुरातत्व विभाग लगाता है, तब ही वो बात प्रमाणिक मानी जाती है ना। जो शोध करता है उसकी बात को सीधा प्रमाणिक नहीं माना जाता। ठीक है, वैसे नाम उसी का चलता है जिसने शोध किया है, लेकिन ठप्पा जो है पुरातत्व विभाग लगाता है कि ये बात सही है, प्रमाणिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हरियाणा के हिसार जिले राखीगढ़ी स्थल के हालिया उत्खनन के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल
बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो गया है। राखीगढ़ी हो गया है ना। अब मैं ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 तो हम नहीं लिखेंगे, 20 जुलाई को तो हमें सूचना मिली थी, हम लिखते हैं जुलाई 2024 की बात लिखते हैं, एग्जैक्ट डेट हम लिखेंगे नहीं, चलो हम लिख देते हैं 20 जुलाई 2024 को मिली सूचना के अनुसार, सूचना के अनुसार, ये जो फैक्ट लिखा रहा हूं ना ये किसी भी किताब में नहीं है, अभी तक कोई पुस्तक में नहीं छपी, इसका जो स्रोत है केवल न्यूज़पेपर है ना, केवल न्यूज़पेपर है। 20 जुलाई 2024 को मिली सूचना के अनुसार राखीगढ़ी से एक महिला का कंकाल मिला है। राखीगढ़ी से एक महिला का कंकाल मिला है, एक महिला का कंकाल मिला है जो कि 5000 वर्ष पुराना है ना। इसका सिर उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा में मिला है। इसका सिर कहाँ मिला है? उत्तर दिशा में मिला है। हाथ में कुछ चूड़ियां हैं जो शंख की बनी हुई हैं, है ना। हाथ में बाएं हाथ में है ये ना, हाथ में शंख निर्मित, हाथ में शंख निर्मित चूड़ियां पहने हैं, है ना। और भी इसकी विशेषता है, लेकिन इतना ही यदि पूछेंगे ना सवाल तो केवल महिला का मानव कंकाल हाल ही में कहां से मिला है इतना ही पूछेंगे, राखीगढ़ी से मिला है बस। मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कितना पुराना है या सिर किस दिशा में मिला है, हाथ में चूड़ियां हैं, इतना नहीं पूछेंगे, है ना, सॉरी, बस इतना ही पूछेंगे, इतना आप ध्यान रखना। तो अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर आज की क्लास यही पूरी हो जाएगी प्रसार क्षेत्र में, कि सबसे बड़े स्थल कौन कौन से रहे हैं फिर, है ना। जैसे राखीगढ़ी सबसे बड़ा हो गया तो उसके बाद कौन सा आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको क्रम से लिख रहा हूं, ध्यान रखना विद्यार्थियों। सबसे बड़े स्थल, है ना, बड़े से छोटे की ओर, मैं यहाँ पे लिख दूं बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर क्रम, है ना। बड़े से छोटे की ओर क्रम क्या है, जो सबसे बड़ा स्थल है विद्यार्थियों वो तो हो जाएगा हमारा राखीगढ़ी हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी हो जाएगा 1 नंबर पे। 2 नंबर पे जो आएगा वो है मोहनजोदड़ो आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पे है ना, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के आधार पे है वो राखीगढ़ी है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर आ जाएगा हमारा हड़प्पा आ जाएगा, है ना, हड़प्पा आ जाएगा, ठीक है, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और चौथे नंबर पे आ जाएगा गनेरीवाल, चौथे नंबर पे हमारा गनेरीवाल। और 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे डालना चाहूँ तो इस 5वें नंबर वाले को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना, और ये नाम है धौलावीरा। धौलावीरा को याद रखना बेहद आवश्यक है। धौलावीरा क्या, ये 5 जो स्थल है ना विद्यार्थियों, ये प्रमुख स्थल हैं। 5 के अलावा आप कालीबंगा और लोथल 2 नाम और याद रखना, और ये जो 7 स्थल हो जाएंगे, यहां से सवाल प्रबल चांस रहते हैं आने की, स्थलों में से आने के, है ना। इसके अलावा फिर छोटे छोटे स्थल हैं वहां से सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ट्रिक ये है कि आप इसके प्रथम अक्षरों को यदि आप जोड़ेंगे ना, तो इसमें देखो एक नाम निकल के आएगा, रा मो है गे धो, है ना। तो राम है गधो इस प्रकार से दे सकते हैं, या राम को तो हम क्योंकि पवित्र हमारा आदर्श मानते हैं, तो राम की जगह इसको रामू कर देना आप, और आप समझ जाना इसको क्या समझे हम, जैसे रा
रामू है गधो, रामू है गधो। इस प्रकार से ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, रामू है गधो। तो आपको ये पूरे स्थल जो हैं पूरे याद अच्छे से हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, ना ही क्रम भूलोगे। रामू है गधो, रामू गधो है मत कर देना, रामू गधो है मत कर देना, रामू है गधो, है ना। इस प्रकार से याद रखना, रामू है गधो, रामू है गधो, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक ट्रिक हो जाएगी, है ना। क्या है ये, ट्रिक है ना। तो आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी विद्यार्थियों, ये मेरी बनाई हुई है, मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। आज का मामला बड़ा फैक्चुअल मामला था, पूरी क्लास पूरी फैक्चुअल थी आज की। बड़े अच्छे से इसको रट्टा मारना, कुछ जो फैक्चुअल थी, ज्यादा तथ्यात्मक थे, उनको याद रखने की मैंने ट्रिक आपको बताई। आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रखना। और प्यारे विद्यार्थियों, फिर कह दूं, नोट्स जो आप बना रहे हो ना, वो बड़े ही बेहतरीन नोट्स बनाना। फिर कह रहा हूं, बीच में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, पूरी पाठ्यक्रम को, कंप्लीट पाठ्यक्रम को समय रहते करवाऊंगा, हर हाल में करवाऊंगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप नोट्स बनाना, अच्छी क्वालिटी के नोट्स बनाना। नोट्स में ऐसा नहीं होगा कि 10 20 50 क्लास करवाई मैं घर बैठ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बैठने वाला, पूरे नोट्स करवाऊंगा और कंप्लीट पाठ्यक्रम करवाऊंगा। इसलिए आपको क्योंकि आप मान लो 50-60 क्लास छोड़ दो और उसके बाद नोट्स बनाने लगोगे, तो उन 50-60 क्लासों का बर्डन आपके ऊपर इतना हो जाएगा कि आप उसको कवर कर नहीं पाओगे, है ना। इसलिए कह रहा हूं, और आप अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।